हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। दोस्तों, जब भी तुलसीदास की बात होती है तो दो अवधारणाएं अपने आप ही सामने आ जाती हैं जो कि तुलसीदास के काव्य में बहुत देखने को मिलती हैं। एक है कलयुग की अवधारणा, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। एक है रामराज की अवधारणा, जिसे हम आने वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। क्या है कलयुग की अवधारणा और क्या है रामराज की अवधारणा, हम इस पे समझने से पहले हम थोड़ा सा तुलसीदास के बारे में अगर जानें तो तुलसीदास जो मध्य युग में भक्ति काल था, उसकी जो राम भक्ति धारा थी, उसके सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं। और आचार्य शुक्ल के शब्दों में, न भूतो न भविष्यति, उनके जैसा न कभी कोई हुआ है न होगा। ये वही तुलसीदास हैं जो विशिष्टाद्वैत, रामानुजाचार्य जिसके प्रवर्तक थे, उस विशिष्टाद्वैत को मानते हैं और सगुण रूप में राम की पूजा करते हैं। और जो नवधा भक्ति है, उस नवधा भक्ति का जो शीर्ष स्तर है वो वहां तक पहुंचते हैं। जो 9 प्रकार की भक्तियां हमारे सांस्कृतिक ग्रंथों में लिखी हुई हैं, उसके जो सर्वश्रेष्ठ स्तर है वो वहां तक पहुंचते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर बात हो भाषा की, ठीक है, अगर बात हो ग्रंथ की, तो अवधी भाषा और रामचरितमानस ग्रंथ के समान न कोई ग्रंथ लिखा गया न पढ़ा गया। तो निश्चित तौर पे एक, जिसे कहते हैं कि महाकाव्यों का महाकाव्य, उस रामचरितमानस में और जो उनकी कवितावली ग्रंथ है जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है, उसमें कलयुग और रामराज की जो अवधारणाएं हैं उन पे हम आज चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य में अक्सर कलयुग की अवधारणा और रामचरितमानस में, या क्या कहते हैं, कवितावली में जो रामराज की अवधारणा आती है, उस पर बहुत प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए, कलयुग की अगर बात कर ली जाए तो इसमें जो पहला शब्द यहां पे आपको दिख रहा है कली, ठीक है, हम सबको पता है और बहुत सी वेब सीरीज भी आई थी। आपने असुर नाम की वेब सीरीज देखी होगी, उसमें भी कली की बात की गई थी। कली वो असुर जिसके नाम पे इस युग का नाम रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि ये राक्षसी वृत्ति यानी कि असुर वृत्ति का प्रतीक है। और भगवान विष्णु का जो अगला जन्म होगा, जो अगला वो अवतार लेंगे, जो उनका 11वां अवतार होगा, वो अवतार इस कली का नाश करेगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो किस अवतार को कहा जाता है, वो कौन सा विष्णु का अवतार है जो जन्म लेगा और कली का नाश करेगा और कलयुग समाप्त करेगा। खैर, जब कलयुग की अवधारणा कहते हैं तो देखिए, कभी भी हमने पौराणिक ग्रंथों की बात करें या समकालीन ग्रंथों की बात करें, कलयुग के नाम पे एक तथ्य हमेशा जोड़ा जाता है कि यहां पे लोग दिक्कतों में हैं, समस्याएं हैं, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ गई है, संस्कृति से हमारा जो संगत थी वो दूर जा रही है, हम छूटते जा रहे हैं, और इस तरह की तमाम बातें कलयुग के साथ जुड़ती हैं। लेकिन तुलसीदास के काव्य में कलयुग की क्या अवधारणा है, इसको हमें थोड़ा बेहतर तरीके से समझना होगा, क्योंकि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय में इस पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, देखिए, अगर तुलसीदास की बात की जाए तो तुलसीदास ने 2 व्यवस्थाओं को अपनी कविता में विस्तार पूर्वक स्थान दिया है। एक है कलयुग, जिसकी आज हम बात करेंगे। एक है रामराज्य, जिसकी अगले वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टडी IQ की जो प्लेलिस्ट है हिंदी साहित्य की, उस प्लेलिस्ट में आप अपडेटेड रहिएगा। वैसे लाइव सेक्शन में भी आपको दिख जाएगा या प्रीमियर वीडियो सेक्शन। ठीक है, तो कलयुग और रामराज्य की जो अवधारणाएं हैं, इनको हम पढ़ेंगे। आज हम कलयुग की बात करेंगे, अगले वीडियो में रामराज्य की। तो कलयुग उनके समय का यथार्थ है, कलयुग उनके समय का यथार्थ है, और रामराज्य उनका सपना था, एक यूटोपिया आप मान सकते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि रामराज्य जो उन्होंने कल्पना की, उस राज्य की जहां पे एक उदात्त चरित्र का व्यक्ति उदात्त भाव के साथ उदात्त कार्य करता है, मतलब हर मामले में वो आदर्श राम जो हैं, उन्होंने जिस साम्राज्य की स्थापना की, कलयुग में या कोई बहुत अच्छा कोई समय आए जहां पे वो साम्राज्य हमको वैसा देखना पड़े, तो उसको उन्होंने क्या बोला, रामराज्य बोला। कई जगह इसको यूटोपियन कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। और आपने गांधी जी के सेंस में भी रामराज्य की बात सुनी होगी। जब गांधी जी हमारे गांवों को देखते हैं, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जब बात होती है, तो कहीं ना कहीं उस राम राज्य की बात भी होती है। ठीक है, कई बार कहा जाता है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, वो कहीं ना कहीं राम राज्य के अधिसूचक होने चाहिए। ठीक है,
खैर, तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जिनकी हमें बात करनी है। इसमें से कलयुग हम आज बात करेंगे, अगले वीडियो में हम राम राज्य की बात करेंगे और उदाहरण से ही देखेंगे कि कैसे कैसे कलयुग के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है। चलिए बात करें अगर इसकी, तो मैं पहले बताता चलूं कि स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे जो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो प्रतिज्ञा बैच नंबर 2 है, ये आपके सामने उपस्थित है। ठीक है, प्रतिज्ञा बैच नंबर 2 जो कि आपको क्लासेस और टेस्ट सीरीज के साथ अवेलेबल है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप अगर इस बैच से जुड़ेंगे तो आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 13 अगस्त से प्रतिज्ञा का बैच नंबर 2 और जो हिंदी साहित्य का बैच नंबर 4 है वो शुरू हो रहा है। ठीक है, दोपहर 1 बजे से कक्षाएं चलती हैं। कक्षाएं लूंगा मैं, विकास सिंह मेरा नाम है। और हिंदी साहित्य में जो हमने टारगेट किया कि हमें अपने छात्रों को 330 से 350 मार्क तक पहुंचाना है और ये 350 नंबर की जो जर्नी है, उस जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगा। अगर हम मिलकर मेहनत करेंगे निश्चित तौर पे हम यहां तक पहुंच सकते हैं। और इसके द्वारा जो हमारा 850 का मार्क्स है, जो हमें IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तक पहुंचाएगा, हम इसको टारगेट कर रहे हैं। तो प्रतिज्ञा बैच नंबर 2 विकास लाइव कोड हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय 13 अगस्त से कक्षाएं शुरू हो रही हैं, दोपहर 1 बजे से। डिले नहीं करना है आपको, ठीक है, डिले नहीं करना है, बहुत देर ना कीजिए। अगर 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो दिस इज हाई टाइम, अब आपको आगे देखना पड़ेगा इस पर। ठीक है, चलिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल का स्कैन कोड है, आप जुड़ के आप ऑफिशियल विकास करके जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्कैन करके आप इस टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं लगातार अपडेट देता रहता हूं। मेरा विकास लाइव कोड है, आप इसको भी प्रयोग कर सकते हैं स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स को परचेस करने के लिए। ठीक है, आते हैं रामराज की बात पे, सॉरी कलयुग की बात पे। ठीक है, कलयुग के संबंध में तुलसी ने 2 दृष्टिकोण अपनाए हैं। पहला वो दृष्टिकोण, ठीक है, पहला वो दृष्टिकोण जो उन्होंने रामचरितमानस में अपनाया है, जो कि लिखी गई है अवधी भाषा में। अवधी भाषा में ध्यान रखिएगा, धी में बड़ी की मात्रा छोटी कर देंगे तो अवधि यानी कि समय हो जाएगा। ठीक है, पहला जो दृष्टिकोण है वो हमें दिखता है रामचरितमानस में। दूसरा दृष्टिकोण दिखता है हमें कवितावली में, जो लिखी गई है ब्रज भाषा में। ठीक है, जो लिखी गई है ब्रज भाषा में। रामचरितमानस और कवितावली में थोड़ा सा आपको बता दूं कि दोनों आपके सिलेबस में है। रामचरितमानस का जो सुंदर कांड है वो आपके सिलेबस में है, आपके पाठ्यक्रम में है, और कवितावली का जो उत्तर कांड है वो आपके पाठ्यक्रम में है। रामचरितमानस जहां अवधि में लिखी गई है, वहीं कवितावली ब्रजभाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस में आपको जो 2 तरीके के छंद होते हैं, ठीक है, एक मात्रिक छंद होते हैं, एक वर्णिक छंद होते हैं। तो रामचरितमानस में आपको मात्रिक छंद दिखेंगे, दोहा, चौपाई, सोरठा, और आपको कवितावली में वर्णिक छंद दिखेंगे, जैसे सवैया, ठीक है, और कवित्त, ये सारे आपको वर्णिक छंद दिखेंगे कवितावली में। तो 2 हमको दृष्टिकोण दिखते हैं, पहला रामचरितमानस में, दूसरा कवितावली में। ये दोनों ही दृष्टिकोण केवल पौराणिक मान्यताओं के अनुवाद नहीं है, केवल पौराणिक मान्यताओं के अनुवाद नहीं है, जिनमें क्या माना जाता है कि कलयुग पाप का युग होता है। ठीक है, तो इनके दोनों दृष्टिकोण सिर्फ पौराणिक मान्यताओं यानी कि पाप के युग को आगे लेके नहीं जाते हैं। तुलसी ने मूल मान्यता यही रखी है, लेकिन कलयुग के रूप में अपने देखे हुए समाज की विसंगतियों का चित्रण किया है। देखिए 2 चीजें होती हैं, हम हिंदी साहित्य में 2 बातों को बात करेंगे। एक होता है आदर्शवाद, एक होता है यथार्थवाद। आपने बहुधा इसको कई जगह पे सुना भी होगा। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं पहले जैसे आदर्शवाद, दूसरा होता है यथार्थवाद। आदर्शवाद और यथार्थवाद ये 2 वाद हैं। अक्सर साहित्यकार जो आदर्शवाद के रास्ते पे चलते हैं, बाद में यथार्थ के रास्ते पे आ जाते हैं। प्रेमचंद के केस में हमने देखा था। कहीं ना कहीं जब हम तुलसीदास को यहाँ पे कलयुग की डेफिनेशन लिखते करते पढ़ते बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी तुलसीदास के रूप में उसी यथार्थवादी कवि को देखते हैं, जो वास्तविकता में समाज की विसंगतियां बताता है। आप प्रेमचंद को देखिए, शुरुआत में प्रेमचंद ने बहुत आदर्शवादी साहित्य लिखा, लेकिन जब उनका खुद यथार्थ से सामना वो होने लगा, यार चीजें ऐसी तो होती नहीं है, ये एंड नहीं होता है। फिर आप उसके एंड देखिए, चाहे आप पूस की रात की बात करें, चाहे आप गोदान की बात करें, आप द्रवित हो जाएंगे। यथार्थ वही होता है, हमने समाज में देखा है। प्रेमचंद तो उस समाज में थे जहां पे भारत अंग्रेजों की हुकूमत के नीचे दबा हुआ था। ठीक है, तो अपनी विसंगतियों का इन्होंने चित्रण किया है कलयुग के धारण की अगर बात की जाए। ठीक है, आगे क्या है, रामचरितमानस में कलयुग की मूल समस्या यह है कि लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते। ठीक है, लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते। ये वही वर्णाश्रम है जिसको आप वैदिक काल में देखेंगे कर्म के हिसाब से, उत्तर वैदिक काल में देखेंगे जन्म के हिसाब से। ठीक है, और मध्यकालीन जो भारत है, जो वैसे भी दिल्ली सल्तनत और
मुगल प्रशासन के द्वारा सांप्रदायिक डर में जी रहा है, वो वर्णाश्रम को कैसे देखता है उसकी भी झलक आपको दिखेगी। तो ये वही वर्ण है जिसमें हम 4 वर्णों को देखते हैं, 4 वर्णों को देखते हैं, इसी वर्ण की यहां पे वर्णाश्रम की बात होगी। तो समस्या क्या है कि लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, परिवार की मर्यादाएं बिखरती जा रही हैं, जो कि बिल्कुल उस समय की सच्चाई है, और राजा प्रजा से निरपेक्ष होकर भोग में लीन है। राजा प्रजा से निरपेक्ष होकर भोग में लीन है। आप इसको इस तरीके से देखिए कि यहां पे जो जो प्रश्न उठेंगे, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कौन दिखेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो यहां जो भी प्रश्न उठते हैं उसका उत्तर आपको राम दिखेगा। वे वर्णाश्रम को नहीं मानते, वे शबरी के बेर भी खाते हैं, वे केवट से भी उसी स्नेह से मिलते हैं, वे परिवार की मर्यादाओं का सम्मान करते हैं, न सिर्फ अपने पिता का बल्कि अपनी माता का भी, अपने भाई का भी। खेले संग साथ सब भाई, वहां पे जब कहते हैं तो वो अभिषेक की बात पे या शादी की बात पे कहते हैं हमें क्यों प्रेफरेंस मिल रहा है, भाई हम सब साथ खेलें, सबको समान मिलना चाहिए। फिर प्रजा, राजा से प्रजा से निरपेक्ष होकर भी लीन, भोग में लीन है, कलयुग का लीन है, राम जी लीन नहीं है। वो प्रजा की हर बिंदु की बात करते हैं, हर जो पॉइंट है उस पर वो बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, ठीक है। कवितावली में जिस कलयुग की बात कही गई है, कवितावली में जिस कलयुग की बात की गई है उसकी मूल समस्या आर्थिक है, ठीक है। तो अगर आप रामचरितमानस की बात करें तो रामचरितमानस में अगर हम देखें तो, ठीक है, तो और ठीक है, रामचरितमानस, ठीक है, अवधि में लिखा है, मैं कुछ पॉइंट्स और लिख देता हूं, अवधि, ठीक है, ताकि आपको बाकी चीजें भी याद रहे। मातृक छंद, ठीक है, ब्रज, वर्णिक या वार्णिक छंद, ठीक है। रामचरितमानस में जो कलयुग है, रामचरितमानस में जो कलयुग हमें देखने को मिलता है, ठीक है, वहां पे हमको सामाजिक दिक्कतें, ठीक है, प्रशासनिक दिक्कतें और धार्मिक दिक्कतें देखने को मिलती हैं। लेकिन कवितावली में मुख्यतः हमको क्या देखने को मिलती है? आर्थिक दिक्कतें देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती है? आर्थिक इश्यूज हमको देखने को ज्यादा मिलते हैं जब हम कवितावली की बात करते हैं। वही बात यहां पे कह रहे हैं कि जब हम कवितावली की बात करते हैं तो कवितावली में गरीबी, बेरोजगारी, अकाल आदि कलयुग के प्रधान लक्षण बताए गए हैं, ठीक है। कलयुग के प्रधान लक्षण क्या बताए गए? गरीबी, बेरोजगारी, अकाल, ये कलयुग के प्रधान लक्षण है। वहां पे राजा ठीक नहीं है, परिवारों में क्लेश है, और वर्ण परंपरा को, वर्ण जो वर्णाश्रम है उसको लोग पालन नहीं कर रहे हैं। तो वो रामचरितमानस में यहां पे ये बिंदु, ठीक है। कलयुग के प्रधान लक्षण क्या है, एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। कलयुग के प्रधान लक्षणों को देख लेते हैं। पहला क्या है? कपट व मिथ्या आचरण। कलयुग में चारों ओर कपट का वातावरण है, कपट का वातावरण है, लोगों की भावनाएं कपटपूर्ण है, एवं वे व्यभिचार भी करने लगे हैं, व्यभिचार करने लगे हैं, एडल्ट्री। अगर आप YouTube पे अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए कि अभी एडल्ट्री में जो BNS है उसमें कौन सा क्या कहते हैं धारा से, कौन से सेक्शन से BNS में गवर्न होगा या नहीं होगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वह विचार भी करने लगे हैं। तुलसी इस कपट और मिथ्या आचरण से चिंतित है, तुलसी इस कपट और मिथ्या आचरण से चिंतित है, वह उसे निंदनीय कहते हैं। इस मिथ्या आचरण से चिंतित है, वह उसे निंदनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जो निराचार है, जिसने भक्ति पथ त्याग दिया है, कलयुग में वही ज्ञानी है, वही वैरागी है। मतलब जो लोग कपट कर रहे हैं, मिथ्या आचरण कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वही लोग क्या हैं? ज्ञानी हैं। वही लोग क्या हैं? बैरागी हैं। ये कलयुग की अवधारणा में जब वो मिथ्या की बात करते हैं तो ये कहते हैं। और अगर हम आगे देखें तो वर्णाश्रम धर्म का परित्याग, शुरुआत में मैंने बताया था वर्णाश्रम धर्म के प्रतिज्ञा की बात क्या है कि तुलसी के समय में कई लोग अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म नहीं कर रहे थे। यद्यपि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, संविधान सम्मत प्रक्रिया में शामिल होने के नाते हमें वर्णाश्रम जैसी चीजें जो हैं, जो जाति पात की बात है, धर्म की बात है, इन सब से विलग होके हमें अपने विचार रखने चाहिए। लेकिन जब हम साहित्य पढ़ते हैं और साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो उस समय की बातों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहां पे भी वही बात है कि तुलसीदास अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म नहीं कर रहे थे, वे वर्ण के विरुद्ध गतिविधियों में रत थे, ठीक है। वे कहने लगे थे कि
वे भी जो शूद्र वर्ण के लोग हैं वे भी आक्रामक होकर ब्राह्मणों को जानते हैं, इसलिए वे ब्राह्मण है। कुछ कुछ शब्दों पे यहाँ पे थोड़ी गलपड़ी, वो तो गलत टेक्स्ट हो गया, उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। क्या है कि वो शूद्रों पे एक्चुअली कमेंट करते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे अगले में आप उनकी भी दिख जाएगी, ठीक है। शूद्रों पे कमेंट करके कहते हैं कि भाई वो ज्ञान उनमें उनको प्राप्त हो गया है, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद वे खुद को ब्राह्मण समझने लगे। लिखा भी है, बादही शूद्र द्विजन सन हम तुमते कचुघाट, ठीक है, जाने ब्रह्म सो विप्रबर आंख दिखावे डांट। जो शूद्र है वो कह रहे हैं क्या कि बादही शूद्र द्विजन सन हम तुमसे कुछ घाट, हमको ब्रह्म का ज्ञान है, हम तुमसे कम नहीं है। आज के समय में जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, और यह बात कह के आंख दिखा के डांट रहे हैं। कौन? शूद्र ब्राह्मणों को। शूद्र ब्राह्मणों को डांट रहे कि हमें भी ब्रह्म का ज्ञान है, हमारे पास भी पांडित्य है। जिसके पास पांडित्य है, जिसके पास ब्रह्म का ज्ञान है, वो वास्तविकता में विप्र है, वो वास्तविकता में ज्ञानी है, वो वास्तविकता में ब्राह्मण है, द्विज है, पंडित है। और ये कह के वो खुद पंडितों को, ब्राह्मणों को, द्विजों को, जो बाई बर्थ ये हैं, उनको डांटते हैं। नंबर एक। उसके बाद किंतु तुलसी की चिंता एक तरफा नहीं है। जब वे देखते हैं कि ब्राह्मण अपने वर्ण के अनुकूल कर्मों को छोड़ रहे हैं तो वे उन्हें भी डांटते हैं। ब्राह्मणों का जो कर्म बताया गया कि आप लोगों का मार्गदर्शन कीजिए, धार्मिक मार्गदर्शन कीजिए, समाज में क्या गलत है उस पे आप उनको मार्गदर्शन कीजिए, मतलब ज्ञान के रूप का जो भी स्वरूप हो सकता है उस रूप में आप मार्गदर्शन कीजिए। और ऐसे में क्या कहते हैं कि विप्र निरक्षर लोलुप कामे निराचार सद्विशली स्वामी। कह रहे हैं जो ब्राह्मण हैं वो क्या है? निरक्षर है, अनपढ़ है या कुपढ़ है, लोलुपता में ग्रस्त है, लालच में ग्रस्त है, कामी हो गए हैं, काम भावना से ग्रस्त हैं, निराचार सठ वृषली स्वामी, उनका आचार विचार बहुत गलत है, और वो जिसे कहते हैं व्यभिचार, वो व्यभिचार में महिलाओं के साथ कामुकता में व्यस्त हैं, जो काम है उनका वो नहीं कर रहे हैं। तो शूद्रों से कहते हैं कि उनको ज्ञान हो गया है तो उनको अहंकार है ज्ञान का, और ब्राह्मणों को कहते हैं कि भाई तुम्हारा जो काम है तो उससे तुम क्या कर रहे हो? अनपढ़ हो, कुपढ़ हो, काम भावनाओं में व्यस्त हो, तुम गंदे आचरण कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तो ब्राह्मणों को भी डांटते हैं। लेकिन ये कलयुग में तुलसीदास की दृष्टि है, यह ध्यान रखिएगा, ये आपकी दृष्टि ना हो, ठीक। चल आगे क्या है? राजव्यवस्था का पतन। क्या कहते हैं? सामंती परिवेश में राजव्यवस्था पे लोक सरोकारों का पक्ष नदारत है। लोक सरोकारों के पक्ष खैर नहीं बात करते। अब आप तुलसीदास की बात करेंगे तो लोक सरोकार उतने दिखेंगे नहीं। जैसे आप सबसे ज्यादा कबीरदास में लोक सरोकार दिखेंगे, थोड़े कम आप तुलसीदास में, थोड़े नहीं ज्यादा कम आपको तुलसीदास में दिखेगा, और उससे भी कम आपको सूरदास में दिखेगा। और इस कारण सूरदास को बहुत टारगेट भी किया जाता है। खैर उनका काम कविता लिखना था, समाज सुधार करने के लिए लोग थे, कविता के द्वारा समाज सुधार कर सकते तो और अच्छा रहता, लेकिन ठीक है, जो काम करने आए थे उस काम में निपुण थे, हम देखते हैं। तो लोक सरोकारों का पक्ष नदारत है। राजा अपने कर्तव्यों को भूल चुके हैं, उनकी प्रजा की स्थिति कितनी दयनीय होती जा रही है, इस बात से उन्हें कोई सरोकार नहीं, ठीक है। और इसीलिए जो जो कमियां वो कलयुग में देखे थे ना, उनको उन्होंने श्री राम के राज्य में या राम राज्य में सोचा और उसको उसमें पिरोया। तो हम कल जो नेक्स्ट वीडियो जो देखेंगे उसमें हम उसको भी बात करेंगे, ठीक है। तो तुलसी यह सब देखकर चिंतित हैं, छटपटा रहे हैं। वो क्या कहते हैं? गोद गंवार नृपाल मही जमन महामहिपाल सामन दामन भेद कली केवल दंड कराल। मतलब गोद मतलब जो गोंड है, गोंड से इनका मतलब क्या है? गोंड से सॉरी, इनका मतलब क्या है? वे लोग जो जंगली लोग, जो लोग जंगल से आए हैं। गंवार जो गांव से आए हैं या जो अनपढ़ हैं, जिन्हें व्यावहारिक शुद्धता नहीं पता। नृपाल मही, गोद गंवार जो गंवार लोग हैं, जो जंगली लोग हैं, वो नृपाल बन गए हैं, मतलब राजा बन गए हैं। जमन महामहिपाल, जो यवन जो म्लेच्छ लोग हैं, वो लोग क्या बन गए हैं? बादशाह बन गए हैं, ठीक है। सामन दामन भेद कली केवल दंड करार। कलयुग में साम दाम की बात नहीं हो रही है। सामन दाम न भेद, साम दाम दंड भेद, चार तरीके आपको पता है। तो साम दाम और भेद की बात नहीं हो रही, सिर्फ दंड दिया जा रहा है। मतलब न्याय में भी तार्किकता होनी चाहिए, उस तार्किकता को परे रख के आप सिर्फ दंड की बात कर रहे हो, ये कितना खराब है। उसकी वजह क्या है कि जंगली लोग राजा बन गए हैं, म्लेच्छ बादशाह बन गए हैं। इस पे भी वो कमेंट करते हैं। आगे कहा जाए अकाल की बात।
कलयुग में अकाल की समस्या सर्व प्रमुख है, सबसे ज्यादा समस्या अकाल की है। यह इतनी तीव्र और भयंकर है कि लोग भूख से मर रहे हैं, उनकी आर्थिक दशा बद से बदतर होती जा रही है। ठीक है, अब देखिए जब आर्थिक दशा की बात आए तो आपको कहीं ना कहीं कवितावली ध्यान आएगी। ठीक है, हम बात भी करेंगे उसकी। ठीक है, दशा बद से बदतर होती जा रही है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ने से अनेकों की स्थिति भिखारियों से भी निम्नतर हो गई है लोगों की। इस वातावरण में तुलसी क्या कहते हैं? कली बार ही बार दुकाल पड़े, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कली बार ही बार दुकाल पड़े, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कलयुग में बार बार अकाल पड़ रहा है और अन्न के बिना, ठीक है, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। अन्न के बिना, भूख में, दुख में लोग मरते जा रहे हैं, अपनी जिंदगी खो रहे हैं। तो कलयुग का एक और आचरण हमें दिख रहा है, वो क्या है? जहां आर्थिक समस्याएं दिख रही हैं, वो भी कलयुग का एक प्रभाव है जिसको तुलसीदास ने चित्रित किया। क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको क्या लगता है कि आज के समय से बेरोजगारी को मुद्दा बनाया जा रहा है? आज से 500-600 साल पहले हमारे जो मूर्धन्य विद्वान तुलसीदास जी थे, उन्होंने भी बेरोजगारी की बात की थी। क्या बोलते हैं? कलयुग में बार बार अकाल पड़ने से लोग बहुत पीड़ित हैं, साथ ही उनमें बेरोजगारी बढ़ती जा रही। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या के कारण किसानों के पास कृषि नहीं है, भिखारियों को भीख नहीं मिल रही, वणिकों का व्यापार बंद है, मतलब जो बनिया जिन्हें हम कहते थे उनका व्यापार बंद है, और सभी लोग सोच रहे हैं कि क्या करें। क्या लिखा है? खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सौदे माने सोच बसे, कहें एक एक सो कहां जाए का करी। जो किसान है वो खेती नहीं कर पा रहा है क्योंकि फसल नष्ट हो जा रही है। भिखारी को भीख नहीं मिल रही क्योंकि हर जगह गरीबी है। थोड़ी देर पहले हमने बात की, आर्थिक समस्याएं हैं। ठीक है, बनिक को बनिज, जो बनिया है, जो लोग व्यापार करते हैं, उनको व्यापार नहीं मिल पा रहा है। न चाकर को चाकरी, जो नौकर चाकरी वाले लोग हैं उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, रोजगार नहीं कर पा रहे हैं, कमा नहीं पा रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि कहां जाए का करी। कलयुग की बात है कि लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं कि कहां जाएं, क्या काम करें। तो बेरोजगारी की समस्या भी हमको देखने को मिल रही है, अकाल की समस्या भी देखने को मिल रही है, राज व्यवस्था का पतन भी हमने देखा। ठीक है, हमने यहाँ पे वर्णाश्रम धर्म का परित्याग भी देखा और कपट और मिथ्याचार भी देखा। तो ये विशेषताएं हैं जो कलयुग में हमको देखने को मिल रही हैं, और यही कलयुग का चित्रण तुलसीदास ने रामचरितमानस कवितावली में किया है। जब हम हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय पढ़ेंगे, जब आप मेरे बैच से जुड़ेंगे, ये जो आप पीछे प्रतिज्ञा बैच के बारे में देख सकते हैं, ठीक है, इस प्रतिज्ञा बैच से जब आप जुड़ेंगे तो आप कलयुग और रामराज की विस्तारित जो संभावनाएं हैं उसको पढ़ेंगे, जब हम तुलसीदास को पढ़ेंगे। ठीक है, जब पद्य हमारा सेक्शन आएगा, आप सिलेबस में studiiq.com पे जाके आप सिलेबस जो पाठ्यक्रम है उसको देख सकते हैं कि कब आप वहां पे आएंगे तो वहां पे पढ़ सकते हैं। फिलहाल जो 13 अगस्त का बैच है ये मलिक मोहम्मद जायसी से शुरू हो रहा है, तो हम लोग जायसी से शुरू करेंगे। ठीक है, 13 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, 13 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, 13 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें। StudyIQ में किसी भी बैच में आपको एडमिशन लेना है, किसी भी प्रकार के कोर्स में एडमिशन लेना है, बुक्स परचेज करनी है, यू हैव योर कोड विकास लाइव। ठीक है, और प्रतिज्ञा बैच 2 जो हमारा बैच नंबर 4 है, ये शुरू हो रहा है 13 अगस्त से दोपहर 1 बजे से। देखिए, इसमें मैं कराता क्या हूं कि 1-to-1 हर स्टूडेंट की बातें सुनी जाती है, मेंटरशिप मिलता है। मेंटरशिप के साथ में हिंदी साहित्य का जो वैकल्पिक विषय का जो कोर्स है, मेंटरशिप के साथ में मैं इस बात को सुनिश्चित करता हूं कि आपकी शब्दों की, वाक्यों की, या आपका फ्लो जो हो ये सब सही रहे, अशुद्धियां न रहे। आपका ग्रुप बनाया जाएगा, 1-to-1 डेली बेसिस पे कॉपी चेक होगी, और वो कॉपी मैं खुद चेक करूंगा और खुद आपको इनपुट दूंगा कि क्या सही क्या गलत, माइन्यूटली भी, कि अनुस्वार की गलती भी ना हो, वाक्य भी सही से लिख सकें, फ्लो भी हो, पैटर्न भी सही हो, और जो आइडियल तरीका है उस आइडियल तरीके से आप उत्तर लिख सकें। तो इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि एक अभ्यर्थी के तौर पर आप 330 से 350 मार्क्स कम से कम पा सके, यहां तक पहुंच सके। बाकी तो स्काई इज योर लिमिट, आप कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, इट इज अप टू यू। ठीक है, चलो, तो ये हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के बैच के बारे में इंफॉर्मेशन। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम लगातार हिंदी साहित्य से जुड़े वीडियो लाते रहेंगे, प्लेलिस्ट से अपडेटेड रहिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि और किन विषयों पे आप वीडियो चाहते हैं। StudyIQ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें StudyIQ IAS हिंदी।